मूवी नरेशन इन दी प्रेजेंटिंग द गोट लाइफ। दोस्तों, इस मूवी में जो कुछ भी हुआ है वो सच्ची घटना पर आधारित है। आप इस वीडियो को ये सोचकर देखना कि वीडियो में जो कुछ भी दिखाया जा रहा है वो किसी असली इंसान की जिंदगी को दिखाया जा रहा है, तो आपको वीडियो देखने में और भी मजा आएगा। तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें नजीम और हकीम को दिखाया जाता है, जो कि सऊदी अरबिया के एयरपोर्ट पर किसी के आने का इंतजार कर रहे थे। दरअसल नजीम और हकीम दोनों दोस्त होते हैं जो नौकरी की तलाश में सऊदी आए थे। एयरपोर्ट से इन्हें कंपनी का कोई इंसान लेने आने वाला था, लेकिन वो इन्हें लेने के लिए अभी तक नहीं आया। यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो इनकी भाषा नहीं समझते और इन दोनों को अरबी भाषा बोलना नहीं आता, इसलिए ये किसी से बातचीत भी नहीं कर सकते थे। तभी इनकी मुलाकात एक ऐसे आदमी से होती है जो कि इनकी भाषा समझता था। ये लोग उसे बताते हैं कि हम लोग कंपनी में काम करने आए हैं, लेकिन अभी तक कंपनी की तरफ से हमें कोई लेने नहीं आया। वो इंसान इनकी मदद करने के लिए कंपनी में कॉल करता है, लेकिन कंपनी में कोई भी इनकी कॉल अटेंड नहीं करता। तब उसे ध्यान आता है कि आज तो फ्राइडे है। फ्राइडे के दिन सऊदी अरबिया में कंपनियों के सभी ऑफिस बंद रहती हैं, या यूं कहें कि फ्राइडे के दिन छुट्टी रहती है। तभी ये लोग एयरपोर्ट से बाहर आ जाते हैं इस उम्मीद में कि शायद इन्हें कोई लेने आ जाए। यहाँ पर और भी लोग होते हैं, ये भी अपने लोगों का इंतजार कर रहे थे। इन्हें इंतजार करते करते काफी देर हो जाती है। इनके अलावा सभी लोगों को उनकी कंपनियों के लोग लेकर चले जाते हैं, लेकिन इन्हें लेने के लिए अभी तक कोई भी नहीं आया था। काफी देर बाद यहाँ पर एक शेख आता है। इस शेख को हम जूनियर कफील बुलाएंगे। जूनियर कफील इनसे इसका पासपोर्ट ले लेता है। उसे कुछ गड़बड़ लगती है। वो इन दोनों को अपने साथ चलने का बोलता है, लेकिन इन्हें इसकी भाषा समझ नहीं आ रही थी। नजीम और हकीम सोचते हैं कि शायद ये कंपनी की तरफ से हमें लेने के लिए आया होगा। जूनियर कफील इन्हें अपने टेम्पो में बिठाता है और यहाँ से रवाना हो जाता है। नजीम और हकीम सोचते हैं कि हमें तो बताया गया था कि हमें लेने के लिए कंपनी की तरफ से एसी बस आएगी, फिर कंपनी वालों ने हमारे लिए टेम्पो क्यों भेजा है? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? लेकिन ये लोग इन चीजों पर ध्यान नहीं देते और सोचते हैं कि ये लोग बस कंपनी में काम करने आए हैं। 1-2 साल बाद पैसा कमाकर वापस अपने घर लौट जाएंगे। काफी देर चलते चलते जूनियर कफील एक सुनसान जगह पर पहुंचता है, जहां पर एक कफील रहता है। दरअसल जूनियर कफील एक दलाल होता है जो बाहर से आए हुए लोगों को कफीलों को बेच देता है, और ये कफील इन लोगों से गुलामी करवाते हैं। जूनियर कफील नजीम को इसी कफील के पास छोड़ देता है। ये लोग इन्हें समझाते हैं कि हम लोग कंपनी में काम करने आए हैं, आपको कुछ गलतफहमी हो गई है, लेकिन इनकी बात यहाँ पर कोई नहीं सुनता और जूनियर कफील हकीम को लेकर यहाँ से चला जाता है और उसे किसी और कफील को बेच देता है। नजीम परेशान होकर यहीं पर बैठ जाता है। उसके साथ उसका दोस्त था, वो भी उससे बिछड़ गया। तभी उसे ठंड महसूस होती है। ठंड से बचने के लिए वो टेंट में चला जाता है और वहीं पर सो जाता है। यहाँ पर हमें नजीम का पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ पर वो नदी से रेत निकालने का काम करता था। एक दिन नजीम को संतोष से पता चलता है कि संतोष का साला सऊदी में काम करता है। वहाँ पर उसे पैसा भी अच्छा मिलता है। आजकल सऊदी का वीजा भी आसानी से मिल रहा है, अगर कोई जाना चाहे तो जा सकता है। नजीम सोचता है कि ये अच्छा मौका है पैसे कमाने का, सऊदी में जाकर वो अमीर बन सकता है। संतोष से पता चलता है कि वीजा बनवाने के लिए लगभग 30,000 रुपए लगेंगे। नजीम की बीवी प्रेग्नेंट होती है। जब ये बात नजीम अपनी बीवी को बताता है तो वो भी नजीम का साथ देती है। वो सोचती है कि ये जो भी कुछ करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। यही सोचकर वो नजीम को अपने गहने दे देती है। नजीम गहनों को बेचकर वीजा का इंतजाम कर लेता है और सऊदी आ जाता है। प्रेजेंट में कफील नजीम को लात मारकर उठाता है और धक्का मारकर टेंट से बाहर कर देता है। जब सुबह होती है तो बाहर नजीम को एक बूढ़ा आदमी दिखता है। वो बूढ़े आदमी से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बूढ़ा आदमी अपना नाम तक भूल गया था। उसे कुछ समझ में नहीं आता। वो बूढ़ा आदमी भेड़ का दूध निकालता है और उसे कफील को देने का बोलता है, लेकिन नजीम उसकी बात नहीं समझ पाता। वो उस दूध को खुद ही पी जाता है। तब बूढ़ा आदमी नजीम पर गुस्सा करता है और दूध कफील को देने का बोलता है। तब नजीम दूध को कफील को देने चला जाता है। नजीम उसे समझाता है कि वो यहाँ पर गलती से आ गया है, वो तो यहाँ पर कंपनी में काम करने आया था। लेकिन कफील को उसकी भाषा समझ नहीं आती। वो बूढ़े आदमी से काम सीखने का बोलता है। नजीम बूढ़े आदमी के पास जाता है। वो बूढ़े आदमी से सड़क पर जाने का रास्ता पूछता है। वो बूढ़ा आदमी बताता है कि यहाँ से सड़क बहुत दूर है, मुझे भी नहीं पता कि सड़क कहाँ है।
ये सुनकर नजीम उदास हो जाता है। तब तक जूनियर कफील आ जाता है। नदीम उसके सामने रोने लगता है और बोलता है कि प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो, मैं यहाँ पर गलती से आ गया हूँ। लेकिन जूनियर कफील उसकी एक बात नहीं सुनता और उसे एक मोटी रोटी खाने को दे देता है। सब्जी नहीं होने की वजह से नजीम रोटी पानी में डुबोकर खाने लगता है। रात को सोते समय नजीम अपनी बीवी के बारे में सोचने लगता है कि कैसे वे अपने होने वाले बच्चे के बारे में सोचा करते थे। यहाँ तक कि उन्होंने अपने होने वाले बच्चे का नाम भी सोच कर रखा था। अगली सुबह नजीम पानी लेकर फ्रेश होने के लिए जाता है। ऐसा करते हुए कपिल उसे देख लेता है और उसे बहुत मारता है। तब बूढ़ा आदमी उसे समझाता है कि तुम फ्रेश होने के लिए पानी की जगह रेत का इस्तेमाल करो। नजीम परेशान हो जाता है कि भला कोई रेत का इस्तेमाल कैसे कर सकता है। तब तक यहाँ पर पानी का टैंकर आ जाता है। वो ड्राइवर नजीम की भाषा जानता था। नजीम उससे बोलता है कि मुझे अपने साथ यहाँ से ले चलो, मैं यहाँ पर गलती से फंस गया हूँ, मुझे यहाँ पर गुलामों की तरह रखा जाता है। लेकिन ड्राइवर उससे मना कर देता है। तब तक यहाँ पर कफील आ जाता है। वो नजीम को ड्राइवर से बात करते हुए देख लेता है। इस पर कफील उसे बहुत मारता है और उसे मारने के लिए बंदूक तान लेता है। वो उसमें गोली मारने वाला ही होता है। तभी पानी की टंकी फुल हो जाती है, जिससे कफील का ध्यान हट जाता है। पानी को देखकर नजीम को अपनी गांव की याद आ जाती है, जब वो अपनी बीवी के साथ नदी में नहाया करता था। वहाँ पर पानी की कोई कमी नहीं थी, लेकिन आज वो यहाँ पर पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहा है। नजीम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बेचारा क्या से क्या हो गया। गांव में भले ही वो गरीब था, लेकिन इस गुलामी की जिंदगी से तो अच्छा था। यही सोचते सोचते नजीम गाड़ी में ही सो जाता है। अगली सुबह कफील नजीम को लात मारकर उठाता है और भेड़ बकरियों का दूध निकालने का बोलता है। नजीम सोचता है कि वो बूढ़ा इंसान कहाँ गया, मुझे तो दूध निकालना नहीं आता। तब कफील उसे दूध निकालना सिखाता है। नजीम एक बकरी के पास जाता है, लेकिन बकरी उसमें लात मार देती है। इसके बाद कफील नजीम को भेड़ बकरियां चराने का बोलता है। नजीम को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो इंसान कहाँ चला गया। एक दिन नजीम एक शीशे में अपनी शक्ल देखता है। तब उसे पता चलता है कि उसकी दाढ़ी काफी बड़ी हो गई है। नजीम परेशान हो जाता है कि वो क्या से क्या हो गया। अब तो उसे ये भी याद नहीं कि उसे यहाँ आए कितना समय हो गया। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। तब वो निर्णय लेता है कि वो खुदकुशी कर लेगा। वो एक ऊंची सी पहाड़ी पर चढ़ जाता है। वो नीचे कूदने वाला ही होता है, तभी उसकी नजर नीचे एक चीज पर पड़ती है, जिसे गिद्ध नोच नोच कर खा रहे थे। नजीम पहाड़ी से नीचे उतरकर उसे देखने जाता है। ध्यान से देखने पर उसे पता चलता है कि ये उसी बूढ़े इंसान की लाश है जो नजीम से पहले भेड़ बकरियां चलाया करता था। हो सकता है इस बूढ़े आदमी ने अपनी जिंदगी से तंग आकर खुदकुशी कर ली हो, या फिर इसे कफील ने मार दिया हो, क्योंकि अब वो बूढ़ा हो गया था, अब वो किसी काम का नहीं रहा। मेरे हिसाब से इस इंसान को कफील ने मारा होगा, क्योंकि अब वो बूढ़ा हो गया था, उसकी जगह नया गुलाम भी आ गया था। तभी वो गिद्ध नजीम पर हमला कर देते हैं। नजीम अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग आता है और एक गाड़ी में बैठकर अचार के डब्बे को सूंघने लगता है। दरअसल ये अचार का डब्बा उसकी पत्नी ने दिया था जब वो अपने घर से सऊदी आया था। नजीम सोचता है कि अब उसे अपनी बीवी बच्चे के लिए यहाँ से जाना ही होगा। इसके बाद नजीम यहाँ से भाग जाता है। उसे भागता हुआ जूनियर कफील देख लेता है। वो उसके पीछे पड़ जाता है। कपिल उस पर गोली चलाने लगता है। क्योंकि नजीम का शरीर काफी कमजोर हो गया था, इसलिए वो ज्यादा देर तक भाग नहीं पाता। तब कपिल उसे बहुत मारता है और उसके पैर को तोड़कर भेड़ बकरियों के साथ बांध देता है। जब नजीम को प्यास लगती है तब वो भेड़ बकरियों के साथ ही उनका जूठा पानी पीता है। वक्त के साथ साथ नजीम की दाढ़ी भी काफी बड़ी हो जाती है। अब कहीं न कहीं उसे भी लगने लगा था कि अब वो यहाँ से भाग नहीं सकता, अब उसे इसी जिंदगी के साथ जीना होगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि हर इंसान का वक्त जरूर बदलता है। एक दिन जब नजीम फिर बकरियां चराने जाता है तभी बारिश होने लगती है, जो कि कभी कभार होती थी। नजीम बारिश से बचने के लिए एक पहाड़ी के नीचे छिप जाता है। काफी देर बाद जब बारिश थम जाती है तभी नजीम को एक गाने की आवाज सुनाई पड़ती है, जो कि किसी जानी पहचाने की आवाज लग रही थी। नजीम उस आवाज का पीछा करने लगता है। काफी देर पीछा करने के बाद नजीम को पता चलता है कि ये आवाज हकीम की थी। दोनों भाई एक दूसरे को पहचान लेते हैं और एक दूसरे से लिपटकर खूब रोते हैं कि वो क्या से क्या हो गए। तभी हकीम का कफील आ जाता है और उसे अपने पास बुला लेता है।
आज नजीम हकीम से मिलकर बहुत खुश होता है। आज काफी समय बाद उसके चेहरे पर मुस्कान आई थी। इसके बाद नजीम वापस आ जाता है। एक दिन भेड़ चराते हुए नजीम को हकीम की चिट्ठी मिलती है। उस चिट्ठी में हकीम ने लिखा था कि भाई, उस दिन जब मैं तुमसे मिला था तब मेरे कफील ने मुझे बहुत मारा था, लेकिन फिर भी मैं बहुत खुश था क्योंकि मैं तुमसे मिला था। मेरे यहाँ पर एक और गुलाम काम करता है, उसे यहाँ के सारे रास्ते पता है, वो हमें यहाँ से वापस ले जा सकता है। इसके बाद हकीम नजीम को उस इंसान से मिलवाता है जो इन्हें यहाँ से बाहर निकाल सकता था। इसका नाम इब्राहिम होता है। इब्राहिम बताता है कि कुछ दिन बाद शेख के बेटे की शादी है। उस दिन सारे कफील दावत पर जाएंगे, सिर्फ गुलाम रह जाएंगे। वही मौका है यहाँ से भागने का। होता भी ऐसा ही है। शादी वाले दिन सारे कफील शेख की दावत पर चले जाते हैं। नजीम का कफील भी दावत पर चला जाता है। उसके जाने के बाद नजीम पानी से खूब नहाता है क्योंकि आज वो काफी समय बाद नहाया था। नहाने के बाद वो उन्हीं कपड़ों को पहनता है जिन्हें पहनकर वो यहाँ पर आया था, लेकिन उसका पैंट काफी ढीला हो रहा था। तब नजीम बेल्ट की जगह रस्सी से अपनी पैंट को बांधता है। तब तक यहाँ पर हकीम और इब्राहिम आ जाते हैं और वे नजीम को जल्दी से यहाँ से चलने का बोलते हैं। तब नजीम जल्दी से भेड़ बकरियों को घास डालता है और इन दोनों के साथ यहाँ से चला जाता है। चलते चलते रास्ते में इन्हें प्यास लगती है। तब इब्राहिम पास में बने टेंट से पानी चुराने लगता है क्योंकि इन्हें लगता है कि सारे कफील शेख की दावत पर गए हैं, लेकिन यहाँ का कफील दावत पर नहीं गया होता। वो इन पर गोली चलाने लगता है। ये लोग यहाँ से भागने लगते हैं और बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा पाते हैं और रात में तीनों रेत पर ही सो जाते हैं। सुबह जब इनकी आंख खुलती है तब ये लोग देखते हैं कि ये लोग भगदड़ में रास्ता भटक गए हैं। इब्राहिम को भी कुछ समझ में नहीं आता कि वे लोग कहाँ पर फंस गए हैं। तभी ये लोग भगवान का नाम लेकर आगे बढ़ने लगते हैं। चलते चलते नजीम के पैरों में छाले हो जाती हैं। तब इब्राहिम अपनी जैकेट को फाड़कर नजीम के पैरों में लपेट देता है और ये लोग फिर से चलने लगते हैं। तभी नजीम को पानी में ऊंट बैठा हुआ दिखता है। जब ये लोग पास जाकर देखते हैं तब पता चलता है कि यहाँ पर कोई ऊंट नहीं है, बल्कि ऊंट का कंकाल है और ना ही यहाँ पर कोई पानी है। दरअसल ये मिराज होता है। दरअसल जब कोई इंसान भूखा प्यासा होता है, उसका दिमाग काम नहीं करता, तब उसे ऐसी चीजें दिखाई देती हैं जिनकी उन्हें सख्त जरूरत होती है। ये लोग फिर से आगे बढ़ने लगते हैं। अब हकीम से चला नहीं जा रहा था, वो पीछे छूट जाता है। तब नजीम उसे सहारा देता है। तभी अचानक यहाँ पर कई सांप आ जाते हैं। हकीम और इब्राहिम तो इनसे बचकर निकल जाते हैं, लेकिन नजीम सांपों के बीच में ही फंस जाता है। तब इब्राहिम बोलता है कि हिलना मत, अगर हिलोगे तो सांप तुम्हें काट लेंगे। दरअसल ये जहरीली सांप होती हैं जिनमें सबसे ज्यादा जहर पाया जाता है, लेकिन नजीम डर के मारे थरथर कांप रहा था। फिर भी वो अपने शरीर को स्थिर रखने की कोशिश करता है। जब सारे सांप यहाँ से चले जाते हैं तब नजीम की जान में जान आती है। इसके बाद ये लोग यहाँ से चलने लगते हैं। अब हकीम की हालत और भी ज्यादा खराब हो चुकी थी। उसे भी मिराज दिखने लगता है। उसे दिखता है कि सामने बिल्डिंग बनी हुई है और उसमें बहुत सारा खाना भी है। वो खाने पर टूट पड़ता है और दोनों हाथों से खाने लगता है। दरअसल वो कोई खाना नहीं बल्कि रेत खा रहा था। नजीम और इब्राहिम उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इन दोनों को मारने लगता है। कुछ देर बाद हकीम को ज्यादा रेत खाने की वजह से खून की उल्टी हो जाती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। तभी यहाँ पर तूफान आ जाता है और हकीम की बॉडी रेत में ही दब जाती है। नजीम को इससे बहुत दुख होता है। यहाँ पर उसका बस एक ही दोस्त था, वो भी इसे छोड़कर चला गया। नजीम के न चाहते हुए भी उसे आगे का सफर तय करना पड़ता है, लेकिन अब उससे चला नहीं जा रहा था क्योंकि उसके पैरों में छाले काफी बढ़ गए थे। तब इब्राहिम उसे अपने जूते पहनने को देता है और खुद बिना जूतों के ही चलने लगता है। कुछ दूर चलने के बाद इन्हें यहाँ पर एक छिपकली दिखाई देती है। इब्राहिम सोचता है कि जरूर यहाँ पर आसपास पानी है। तभी ये छिपकली यहाँ पर जिंदा है। ये लोग इधर उधर पानी ढूंढने लगते हैं। किस्मत से इन्हें पानी से भरा तालाब मिल जाता है और ये कोई मिराज नहीं था बल्कि हकीकत होती है। दोनों बहुत प्यासे होते हैं, इसलिए वे पानी पर टूट पड़ते हैं। वे पानी को इस तरह पीते हैं मानो कई वर्षों बाद इन्हें पानी मिला हो। ये लोग कुछ देर आराम करते हैं। इब्राहिम एक बोतल में पानी भर लेता है ताकि रास्ते में प्यास लगने पर पिया जा सके। इसके बाद ये दोनों अपने सफर की तरफ निकल पड़ते हैं,
लेकिन इन्हें दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं देता। तब इब्राहिम की भी हिम्मत टूट जाती है। तभी यहाँ पर तूफान आ जाता है। कुछ देर बाद जब तूफान थमता है तो नजीम को इब्राहिम कहीं दिखाई नहीं देता। उसे बस पानी से भरी हुई बोतल दिखती है। नजीम थोड़ा पानी पीता है और आगे बढ़ने लगता है, लेकिन चारों तरफ रेत ही रेत होती है। नजीम बोतल में बचे हुए पानी को इस तरह पीता है मानो ये दुनिया का आखिरी बचा हुआ पानी हो। इसके बाद नजीम बोतल को फेंक देता है। बोतल की आवाज से उसे ऐसा लगता है मानो बोतल किसी पक्की सड़क पर गिरी हो। नजीम के देखने पर पता चलता है कि यहाँ पर सचमुच पक्की सड़क थी। नजीम खुश हो जाता है और सड़क पर पहुँच जाता है। तभी उसे एक ट्रक आता हुआ दिखता है। नजीम उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रक रुकता नहीं है। तभी यहाँ पर एक गाड़ी आती है। नजीम उसे भी रोकने की कोशिश करता है। वो गाड़ी रुक जाती है। उसमें एक शेख बैठा होता है। वो नजीम को अपनी गाड़ी में बैठा लेता है और उसे पीने को पानी देता है। इसके बाद शेख नजीम को शहर में छोड़ देता है। नजीम यहाँ पर भटकता रहता है। तभी उसे अपने यहाँ का एक इंसान मिल जाता है जिसका सऊदी में खुद का होटल था। वो नजीम को अपने साथ ले जाता है और उसे नहलाकर उसके बाल कटवाता है। इसके बाद वो नजीम के कहने पर उसकी बात उसके घर वालों से करवाता है। तब नजीम को पता चलता है कि वो यहाँ पर 4 साल से फंसा हुआ है। नजीम को ये भी पता चलता है कि उसके बेटा हुआ है। नजीम आज बहुत खुश होता है। अब वो डिसीजन लेता है कि अब वो अपनी फैमिली के पास जाकर ही रहेगा, लेकिन उसके पास वीजा नहीं होता। वो तो शेख के पास होता है, इसलिए उसे जेल में डाल दिया जाता है। इस जेल में वे लोग होते हैं जो अपने कफील के पास से भागकर आए थे। नजीम यहाँ पर इब्राहिम की फोटो टंगी हुई देखता है। कुछ देर बाद सभी लोगों को बुलाया जाता है। इसके बाद उनके कफीलों को भी बुलाया जाता है। दरअसल यहाँ के नियम के अनुसार अगर कोई कफील अपने गुलाम को पहचान लेता है तो वो उसे अपने साथ ले जा सकता है। नजीम ये देखकर थरथर कांपने लगता है। अब उसका डर और भी बढ़ जाता है क्योंकि यहाँ पर जूनियर कफील आ जाता है। वो आते ही नजीम को जोर जोर से मारने लगता है। तभी नजीम को होश आता है। वो देखता है कि जूनियर कफील तो आगे निकल चुका है। तभी जूनियर कफील नजीम को पहचान लेता है। यहाँ पर जूनियर कफील उसे बताता है कि वो उसे जानबूझकर यहाँ से गुलामी करवाने के लिए ले गया था, जबकि उसका उस पर कोई हक नहीं था। दरअसल एयरपोर्ट पर जब सभी लोगों को उनकी कंपनियों के लोग ले गए थे, तब नजीम और हकीम ही वहाँ पर रह गए थे। उनकी कंपनी का आदमी यहाँ पर नहीं आया था। तब तक यहाँ पर जूनियर कफील आ गया था। उसने देखा कि इन दोनों को यहाँ पर कोई लेने नहीं आया है और इन्हें कोई जानता भी नहीं है। इनको अरबी भाषा नहीं आती। क्योंकि जूनियर कफील गुलामों की दलाली करता था, इसलिए उसने इन दोनों का फायदा उठाया, जबकि ये तो कंपनी में काम करने आए थे। इनके एयरपोर्ट से जाने के बाद कंपनी के लोग आए होंगे, तब तक ये लोग यहाँ से जा चुके थे। बेचारा हकीम बिना कुछ गलती के ही मारा गया। जूनियर कफील ऐसा बोलकर यहाँ से जाने लगता है क्योंकि उसका इन पर कोई हक नहीं था। उसने तो इन्हें धोखे से फंसाया था। खैर, नजीम को जेल में ही 3 महीने बीत जाते हैं। 3 महीने बाद उसे इंडिया उसके घर पहुंचा दिया जाता है। नजीम को यहाँ पर एक बात सीखने को मिलती है कि हमारे पास जो कुछ भी है उसी में खुश रहना चाहिए। ज्यादा लालच इंसान की जिंदगी बर्बाद कर सकता है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये कहानी नजीम की असली कहानी होती है। नजीम जब वापस इंडिया आ गया था तब उसने एक नोवेल लिखी। ये मूवी इसी नोवेल पर आधारित है। ये तो एक नजीम की कहानी है, और भी ऐसे कई नजीम हैं जिन्हें गुलाम बनाकर विदेशों में बेच दिया जाता है। इसके बाद या तो इन्हें मार दिया जाता है या फिर वे हमेशा के लिए भेड़ बकरियों की तरह गुलाम बनकर रह जाती हैं। दोस्तों, आपको हमारी पेशकश कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।